ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1924 में किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन की बात की थी? 1924 में किस व्यक्ति ने संविधान सभा की बात प्रस्तुत किया था? सभी लोग जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। जो लोग जुड़े हैं सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए जल्दी फटाफट। 1924 वही मोतीलाल नेहरू हैं जिन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की, 1919 में और 1928 में। कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का एक मैगजीन भी था जिसका नाम था द इंडिपेंडेंट। द इंडिपेंडेंट नाम की मैगजीन मोतीलाल नेहरू ने निकाला था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में कमेटी बनी थी जिसका नाम था नेहरू कमेटी। और उसने जो रिपोर्ट दिया उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को जिस कमेटी ने तैयार किया उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेहरू के जो मैगजीन था उसका नाम था द इंडिपेंडेंट। 1924 में संविधान के लिए संविधान सभा की बात किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादित किया? संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादित किया? औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादित किया? जल्दी बताइए। 1934 में। ये जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन की बात हो रही है 1934 की बात है मेरे भाई लोग। जल्दी से सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबाइएगा। लाइक में कंजूसी मत करना, लाइफ में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइफ में लाइक जरूरी है। 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। औपचारिक प्रतिपादन पूछे तो एम एन रॉय, ये वही एम एन रॉय हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना एम एन रॉय नहीं किया था। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ भैया, अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? कैसा होगा संविधान सभा? इसको मूर्त रूप प्रदान किसने किया? तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया? ये पूछ रहा है। संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? संविधान को मूर्त रूप किसने दिया? सब एक ही बात है, आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब आया था? ये कब आया? 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। नोट कर लीजिए। तो मूर्त रूप किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये वही जवाहरलाल नेहरू हैं, याद करिए, ये वही जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। कांग्रेस के पंडित नेहरू कितनी बार अध्यक्ष रहे? 3 बार। याद कर लीजिए, पहली बार 1929 में लाहौर में, दूसरी बार 1936 में लखनऊ में, तीसरी बार 1937 में फैजपुर में। पंडित नेहरू ये वही पंडित नेहरू हैं जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे और भारत के 5 बार प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन आता पंडित नेहरू कितनी बार प्रधानमंत्री रहे? 5 बार। तो सर 5 बार कब? आप पूछेंगे सर 5 बार कब रहे? तो 1946 में अंतरिम सरकार में, फिर आजादी के बाद 1947 में, फिर 3 बार आम चुनाव हुआ उसमें, 3 2 5 कुल 5 बार भारत के प्रधानमंत्री नेहरू बने। याद रखिए, पंडित नेहरू पहली बार पटना के बांकीपुर सेशन में कांग्रेस में भाग लिए थे। क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस में पहली बार पंडित नेहरू कब भाग लिए? 1912 के पटना के बांकीपुर सेशन में पंडित नेहरू ने पार्टिसिपेट किया था 1912 में। याद रखिएगा, पहली बार कांग्रेस ज्वाइन कब किया? 1917 में, जब एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेहरू जी ने कुछ किताबें भी लिखी, उस किताब का नाम सुन लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दूसरी किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहली किताब, और दूसरी किताब का नाम है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। और तीसरे किताब का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। इन्होंने अहमदनगर जेल से अपनी बेटी इंदिरा के नाम चिट्ठी लिखे थे, उन चिट्ठी के संग्रह करके एक किताब बना दिया गया, इसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये अहमदनगर जेल से चिट्ठी लिखे थे भी क्वेश्चन आता है। चलिए, तो नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप दिया। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया? बताइए। कांग्रेस ने पहली बार निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया, संविधान सभा का निर्माण नहीं, संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस ने किस साल प्रस्ताव पारित किया? संविधान सभा के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था। उस सेशन के अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आ जाइए, एक बार सभी लोग दबा के सेशन शेयर कीजिए। सीटीसी, ट्यूटोरियल, स्मृति, नूतन, खुशी सिंह, मां मैथ्स पॉइंट। चलिए, सिंगर प्रेरणा राष्ट्र मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा वोटिंग के आधार पर संविधान सभा में जितने लोग आएंगे संविधान बनाने के लिए उनका चयन वोट के आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार पद्धति के आधार पर होना चाहिए। इसकी मांग किसने की थी? वयस्क मताधिकार पद्धति के आधार पर होना चाहिए संविधान सभा का निर्माण। इसकी डिमांड किसने किया था? आपसे पूछ रहा है, इसकी मांग किसने की थी? जल्दी बताइए, किसने मांग किया था? इसका सही उत्तर होगा पंडित
जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ही डिमांड किया था कि जो भारत के संविधान बनाने वाली सभा होगी उसके लोग चुन के आने चाहिए, वोटिंग के आधार पर होने चाहिए। ये मांग 1938 में किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। आगे आ जाइए नेक्स्ट जल्दी से फटाफट। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद यानी वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान निर्माण का कार्य करेगी? 1942 में किस मिशन के तहत यह कहा गया? कौन से मिशन के तहत 1942 में कहा गया कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान सभा निर्वाचित लोगों से बनेगा? यह बात किसके अकॉर्डिंग था बताइए? माउंटबेटन योजना, ये तो 1947 में आया था, बात 1942 की जा रही है। कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया, बात 1942 की है। बेबेल योजना 1944 में आया था, 1944, तो ये बात 1942 की है। तो आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, नोट कर लीजिए। मार्च 1942 में आया क्रिप्स मिशन और उसी में कहा गया जैसे ही वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा एक संविधान सभा का गठन होगा जिसमें निर्वाचित लोग, चुने हुए लोग होंगे। ये बात क्रिप्स मिशन ने कहा। लेकिन याद रहे भारत में संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। ध्यान रहे भारत में जो संविधान सभा बनी, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, भारत में संविधान सभा का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर भारत में संविधान सभा बना और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नोट कर लीजिए कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग मार्च 1946 में ब्रिटेन के इटली सरकार लेबर पार्टी के सरकार के 3 मंत्री भारत आए 1946 में, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। 3 कैबिनेट मंत्री ब्रिटेन के भारत आए भारत में संवैधानिक मसलों को सुलझाने के लिए। भारत में संवैधानिक विवाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो संवैधानिक विवाद था उसको सुलझाने के लिए ब्रिटेन के 3 मंत्री भारत आए मार्च 1946 में। वो तीनों मंत्री का नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरे मंत्री का नाम था एबी अलेक्जेंडर और तीसरे मंत्री का नाम था पैथिक लॉरेंस इस मंत्रिमंडल टीम के अध्यक्ष थे और इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया मई 1946 में। इस रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना और दूसरा अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बना। पूछा जाए भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा किसके अकॉर्डिंग बना रियल में? तो कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग। वो कैबिनेट मंत्री थे किस पार्टी के? लेबर पार्टी के। उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? क्लीमेंट एटली की। प्रधानमंत्री थे अभी ऋषि सुनक हैं, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन भी आता है कि जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा। चलिए तो इसका सही उत्तर हो गया। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम सबसे पहले 1895 में किसने किया था? 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने किया था? संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में पहली बार किसने किया था? ये बाल गंगाधर तिलक होगा। ईयर याद रखिए 1895 में किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक। अगर तिलक की बात किया जाए, तिलक ने पहली बार 1895 में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बात कही थी। तिलक की बात करें तो तिलक की 2 मैगजीन, तिलक ने 2 पत्रिका निकाला था, एक मराठी में और दूसरा अंग्रेजी में। जिस पत्रिका को उन्होंने मराठी में निकाला उसका नाम था केसरी। केसरी पत्रिका मराठी में निकलता था और केसरी पत्रिका अंग्रेजी में, केसरी पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी और मराठी जो था, एक मिनट, केसरी मराठी में और मराठी अंग्रेजी में। केसरी जो था वो मराठी में निकलता था और मराठी अंग्रेजी में निकलता था। इनकी 2 मैगजीन की थी, बाल गंगाधर तिलक की 2 मैगजीन, केसरी और मराठा। केसरी मैगजीन जो था वो मराठी में निकलता था और मराठा मैगजीन ये अंग्रेजी में निकलता था। बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तक भी था, 2 किताबें भी थी। इनकी 2 पुस्तक थी, नाम नोट कर लीजिएगा। आज आराम से आपको लिखवा रहा हूं, जल्दी। एक बच्चे का कमेंट था ये सब थोड़ा तेज बोल जाते हैं, आराम से बोलिए। तो बाल गंगाधर तिलक की 2 मैगजीन आपने लिख लिया, कौन कौन? केसरी और मराठा। और बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तक भी है, 2 किताबें भी है। एक किताब का नाम लिखिए गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक की एक किताब है गीता रहस्य और उनकी दूसरी किताब का नाम है आर्कटिक होम। पहली किताब का नाम है गीता रहस्य। इसके बाद सुन लीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने 2 क्रांतिकारी भावनाओं के प्रचार के लिए उन्होंने 2 उत्सव की शुरुआत की। 2 उत्सव, एक का नाम था गणेश महोत्सव और दूसरे का नाम था शिवाजी महोत्सव। 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत हुआ और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हुआ। ये दोनों की शुरुआत किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत किसने कहा था? एम्बेसडर ऑफ वायलेंस। अशांति का दूत बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये सारी बातों को याद रखना है। 1895 में तिलक ने ही संविधान सभा की बात की थी। आगे आ जाइए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था पूछ रहा है। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था आपसे पूछा जा रहा है। संविधान सभा जो भारत में बनाया गया उसका आधार क्या था? भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय और राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या कैबिनेट मिशन? अभी मैंने बताया है किसके आधार पर भारत में संविधान सभा बनाया गया। फटाफट उत्तर दीजिए जल्दी से। अलका यादव, सीटीसी, श्वेता, चलिए सब लोग उत्तर। गुंजन सिंह, चलिए, मोहम्मद साकिब, सोनी कुमारी, तबरेज, सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए। भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ किसके अकॉर्डिंग हुआ? अभी बताया हूं, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर? 3 मेंबर। कौन कौन? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। ये पूरे कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। किस पार्टी के मंत्री थे लोग? इटली के पार्टी के थे, लेबर पार्टी के मेंबर थे लोग।
एक चीज और जान जाइए, कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में, इसने अपना रिपोर्ट मई 1946 में दिया था। इसके अकॉर्डिंग संविधान सभा बना और अंतरिम सरकार बनाई गई। एक सवाल नहीं छूटने देंगे भाई, आगे आ जाओ। इसमें कुछ ऑप्शन और था, इसमें एक ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय इंडिया इंडिपेंडेंस बिल 1947, इसके तहत भारत आजाद हुआ था। क्लियर है? भारत की आजादी मिली थी किस अधिनियम के तहत? क्वेश्चन आ जाए किस अधिनियम के तहत भारत को आजादी मिली, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे आइए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुआ? ये तो हो गया कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा, आगे आइए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन का मांग कहां पर किया गया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किस जगह पर 1936 में, इनमें से किस स्थान पर 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई? किस अधिवेशन में किया गया? किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई? इनमें से किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई, ये पूछा जा रहा है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, इसका अधिवेशन, इसमें चारों ऑप्शन नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ, इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, लखनऊ में 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर पंजाब में, फैजपुर में हुआ था। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात, और 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, हरिपुरा गुजरात में है, नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा अधिवेशन है। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी। आगे आइए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी जिसके तहत संविधान सभा बना, तो बताइए संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग टोटल कितने मेंबर होने थे? 505, 389, 429 या 409? संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर होने थे पूछा जा रहा है। बताइए, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा जो बनी उसमें कितने मेंबर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 389। जब संविधान सभा बना उस समय संविधान सभा में कांग्रेस भी शामिल थी और मुस्लिम लीग भी शामिल थी। वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनवाया, वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान के गठन की मांग की, पाकिस्तान बनवा दिया, तो मुस्लिम लीग भी शामिल थी। एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत पाकिस्तान को जोड़ने का अंतिम प्रयास किसमें किया गया? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की कोशिश थी कि जो अंतरिम सरकार बने उसमें भी मुस्लिम लीग शामिल हो और जो संविधान सभा बने उसमें भी मुस्लिम लीग शामिल हो। जब मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग शामिल हो जाएगी, संविधान बनने में शामिल हो जाएगी, इससे पता चल जाएगा कि एक संविधान बनाने में विश्वास कर रही है, इससे देश का बंटवारा रुक जाएगा। कैबिनेट मिशन अंतिम प्रयास था, हालांकि सब किया था तो अंग्रेजी का था, उसी चंडाल ने सब किया था। अंग्रेज जो था, ब्रिटिश जो था, यहाँ जो भारत को लूटने आया था, देखते देखते भारत को कंगाल बना दिया और देखते देखते लूट करके वो अमीर हो गया। वो ब्रिटेन जो ब्रिटेन था चोर चोट्टा, वो ब्रिटेन भारत को ये जो तोड़ने का काम था ना, ब्रिटेन ने ही किया था, जोड़ने का काम ही क्या करेगा। लेकिन कैबिनेट मिशन के विचारों से ऐसा लगा कि शायद जो इसने जिस तरीके से कैबिनेट मिशन बनवाया, जिस तरीके से इसने संविधान सभा बनवाया, ये सब क्या है, अंतरिम सरकार बनवाया, ये सब क्या है, इसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल किया, इसका मतलब भारत को टूटने से बचाने का इरादा लेकर आई है। खैर जो भी हो, ये तो इतिहास के गर्त में जो हो जाता है उससे सीख मिलती है हम लोगों को। क्लियर है? तो 389 मेंबर थे, लेकिन बाद में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा रुक नहीं पाया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो अंतरिम सरकार के जितने भी लोग थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने रिजाइन करके चले गए पाकिस्तान, और जो लोग संविधान सभा में थे मुस्लिम लीग के, वो भी पाकिस्तान चले गए। तब क्वेश्चन आता है, जब भारत पाकिस्तान बट गया दो भागों में, तब संविधान सभा में कितने मेंबर रह गए? तो 324, नोट करिएगा। और फिर बाद में 296 हो गया था। जब संविधान से 389 मेंबर में से मुस्लिम लीग चले गए पाकिस्तान, तब बच गए 324, लेकिन जब उसको दोबारा गठन किया गया तो हो गया 296। नोट कर लीजिए, जब मुस्लिम लीग थी तो 389, चली गई तो 324 हो गया, लेकिन इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दोबारा इसको बनाया गया तो 296 रह गए। फाइनली 296 मेंबर थे संविधान सभा में। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए भाई। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित था? मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ? मुख्य कमिश्नरी से 4, ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासत से 93, टोटल जो 389 थे 292, टोटल कितना हुआ? जोड़िएगा तब ना, जोड़िएगा तब आएगा 292, उसके बाद 4 और उसके बाद 93, जोड़िए 3 4 3 7 2 9 9 9 18 और 2 1 3 389 हो गया ना। तो तीनों मिला के बना था संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर। तो कैसे बंटवारा हुआ? मुख्य कमिश्नरी से 4 थे, ब्रिटिश प्रांत से 292 थे, देसी रियासत से 93 थे, टोटल 389। इसका मतलब उपयुक्त सभी होगा, इसका मतलब सभी होगा। एकदम याद कर लीजिए, मुख्य कमिश्नरी से कितने मेंबर थे? 4, ब्रिटिश प्रांत से 292, रियासत से 93, सब मिला के 389 थे। इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी। आजादी के बाद जब मुस्लिम लीग चली गई तो 389 की जगह पर कितना हो गया? 324, और जब इसको रिफॉर्म किया गया तो हो गया 296। ऐसे याद रखिए, इसको आप भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक भी सवाल छूटना नहीं है, सवाल छूटने से रहा। हम एक एक टॉपिक पूरे चैप्टर संविधान सभा से मैंने लिया, और आज के बाद कोई भी सवाल संविधान सभा से पूछेगा तो नहीं छूटेगा। कल हो सकता है मैं ले लूं पूरे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कैसे संविधान बना। चलिए, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? टोटल 292 थे। अभी मैंने आपको दिखाया कि भैया ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292। तो 292 में से कांग्रेस को कितना सीट मिला? ब्रिटिश प्रांत के 292 सीट में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है पूछ रहा है। 292 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 195, 225, 235, 208। कांग्रेस को ब्रिटिश प्रांत के 292 मेंबर में से कांग्रेस को 208 सीटें हासिल हुई। नोट कर लीजिए, कांग्रेस को 208 सीटें हासिल हुई। संविधान सभा में किसे देसी रियासत के प्रतिनिधि ने, संविधान सभा में
किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इनमें से संविधान सभा में कौन शामिल नहीं हुआ? मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद या कश्मीर? याद रखिए, जीवन में एक बात जरूर याद रखिए, तकलीफें हम सभी के लाइफ में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रस्ट्रेट होकर के हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं। याद रखिए, गरीबी भी सबके पास है, बेकारी भी सबके पास है, तकलीफें भी सबके पास है, हर आदमी के पास है, उसका मोड अलग है। अमीर हो या गरीब, सभी कुछ न कुछ पीड़ा लेकर बैठे हैं। इसलिए इन 3-4 महीनों में जब तक आपका एग्जाम होना है, भूल जाइए कि आपके साथ क्या हुआ था जी, क्या होना है। एक बार टीचर बन जाइएगा, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, बेहतरीन ओहदा मिल जाएगा, पुराने जितने घाव हैं अपने आप उस पर मरहम लग जाएंगे और भविष्य तो बेहतर होगा ही। इसलिए एक बार दम लगा के पढ़ाई कीजिए, वो लकीर खींच दीजिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन जाए। हम 8 घंटा बोलते हैं तो 12 घंटे पढ़ाई कीजिए, लेकिन किसी कीमत पर चाहिए तो चाहिए। मेरे रोल नंबर के बिना लिस्ट अनकंप्लीट होगा, इनकंप्लीट लिस्ट बनेगा। हमारा रोल नंबर तो होना ही है, बिना मेरे रोल नंबर का रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसी शख्सियत पैदा कीजिए मेहनत करके। तो भैया, कौन से संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। और आप जान ही रहे हैं कि जब आजादी मिल गई थी तो वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को मिलाने का काम किया। उसमें नानुकुर, नखड़ा पचीसी के बतिया रहा था हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ भी बतिया रहा था और कश्मीर भी बतिया रहा था। कश्मीर के राजा हरि सिंह न पाकिस्तान जाना चाहते थे न इंडिया आना चाहते थे। उसी प्रकार हैदराबाद का निजाम ये भी स्वतंत्र देश बनना चाहता था, और लेकिन जूनागढ़ वाला जो नवाब था मोहब्बत खान, ये चाहता था पाकिस्तान चले जाए। तो किसी तरह से पटेल जी का दिमाग कहिए कि सभी रियासतों को उन्होंने मिलाया। आज उन्हीं के जन्म दिवस को, सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रवाद के। कुछ फूल तो नहीं रहा के नर्मदा के केवड़िया में एक स्टैचू बना हुआ है सरदार पटेल का, उनके नाम पर ही, उसका नाम ही है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। ये जो नखड़ा पचीसी वाले लोग थे, इनको सबक सिखाने का काम पटेल जी ने किया था। आगे आ जाइए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहां से भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुनकर आए थे? भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित होकर आए थे? बंबई से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से या पश्चिम बंगाल से? भीमराव अंबेडकर, वही भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अनुच्छेद 32 को, संविधान के अनुच्छेद 32 को जिन्होंने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। जिन्होंने छुआछूत को दूर करने, जाति पाति के भेद को मिटाने का बहुत सारे कार्य किए। तो ये भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता या संविधान के पिता भी कहते हैं, वो उन्होंने संविधान सभा में, उन्हें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से चुना गया था। संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुना गया। पंडित नेहरू को उत्तर प्रदेश से चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी को आंध्र प्रदेश से चुना गया था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। किस कारण से बहिष्कार किया? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए। बिल्कुल नहीं भाई, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, क्योंकि मुस्लिम लीग का एजेंडा था कि अब हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए। आपको पता है ना, 1940 में जब मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ 1940 में, तो उसने द्विराष्ट्र, 2 राष्ट्र का सिद्धांत पारित किया। क्वेश्चन आता है कई बार कि मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत कब पारित किया? 1940 के लाहौर सेशन में। और उसके बाद उनका एजेंडा था कि कुछ भी बात बिना पाकिस्तान के नहीं होगा, एक अलग देश बनाएंगे तो बनाएंगे। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पहली बार पाकिस्तान वोट दिया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग ने कब पारित किया? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तब से उनका एजेंडा था कि हम अलग रहेंगे। लेकिन जैसे ही कैबिनेट मिशन ने कहा कि आपको कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लेना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा, जो कि आए भी वो लोग, अंतरिम सरकार में भी लोग शामिल हुए, आपको देखा होगा। लेकिन उसका कैबिनेट मिशन का विरोध इसलिए किया, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध इसलिए किया कि उसने कहा भैया एक ही संविधान सभा में हम शामिल हो जाएंगे। इससे तो साफ हो गया कि हम स्वीकार कर लिए कि हमको अलग नहीं होना है, हमको अलग से संविधान सभा देना पड़ेगा आपको। सी इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग को मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग जमीन होनी चाहिए, एक अलग मंत्रिमंडल होनी चाहिए, एक अलग संविधान होना चाहिए, एक अलग संविधान सभा भी होनी चाहिए। ये मुस्लिम लीग का डिमांड था, जो कि ऐसा हुआ ही नहीं था। मुस्लिम लीग को भी संविधान सभा में शामिल किया गया, तब 389 मेंबर था। समझ आ रहा है बात ना? एक एक बात को समझना है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा में जो चुनाव हुआ, एक एक लोगों को पता है आपको, संविधान सभा में जितने भी लोग चुनकर आए थे, 10 लाख की जनसंख्या में एक लोगों का चुनाव किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या में से एक व्यक्ति का चुनाव किया गया था। याद रखिएगा, एक व्यक्ति 10 लाख, तो 10 नोट कर लो कि एक व्यक्ति का चुनाव 10 लाख में से हुआ था। किस आधार पर? बताइए, किस आधार पर संविधान सभा में लोगों को चुना गया था? और याद रखिएगा, सभी वर्ग का, सभी कास्ट का, सभी धर्म का अलग अलग सीट था। मुस्लिमों का, सिखों का, संविधान सभा में सबकी प्रतिनिधित्व दी गई थी। तो क्या होगा? वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार के आधार पर, वर्गीय मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। संविधान सभा में वर्गीय मताधिकार मतलब कि अलग अलग वर्ग के लिए संविधान सभा में रिजर्व सीटें भी थी। 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति चुना के आया था। टोटल कितने मेंबर थे? ब्रिटिश प्रांत से 9, कमिश्नरी से 4, ब्रिटिश प्रांत से 9, कमिश्नरी से 4 और देसी रियासत से 93, टोटल 389। जब वो निकल के गया तब कितना मेंबर हो गया? रख लो 324। उसको रिफॉर्म किया गया तो 296। चलिए, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल से मनोनीत या कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। अभी बोला हूं कि संविधान सभा में नामांकित लोग नहीं थे, मनोनीत लोग नहीं थे, निर्वाचित लोग थे। लेकिन दिक्कत क्या है? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे कि अप्रत्यक्ष रूप से? एक्चुअल में जनता जब स्वयं वोट देती है, ध्यान रखिएगा, जब जनता स्वयं मतदान करती है, स्वयं वोट देती है जाकर, जैसे एमपी का चुनाव हुआ, अब स्वयं वोट देने गए, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन जब आप स्वयं वोट नहीं देते, आपके चुन के जो विधायक गए हैं वो वोट देते। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उसमें आप तो वोट देने जाते, राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने जाते हैं, आप नहीं जाते, आपका विधायक वोट करता है। तो हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव। ऐसा चुनाव जिसमें
आप वोट नहीं देते, आपका प्रतिनिधि वोट देता है। जैसे मुखिया वाला चुनाव में जो प्रमुख का चुनाव होता है, प्रमुख का वो क्या होता है, उसमें आप वोट देते हैं? नहीं वोट देते हैं जी। प्रमुख का चुनाव कौन करता है? जितना पंचायत समिति है वो सब वोट देके करता है। तो प्रमुख का चुनाव हो गया या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उसमें जनता भाग नहीं लेती, उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव इसको बोलते हैं। जनता जब स्वयं भाग ले, आप खुद वोट देने गए तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो जो संविधान सभा में 10 लाख लोगों में 1 लोग चुने गए थे, वो जनता स्वयं नहीं चुनी थी, बल्कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से जनता के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने चुना था 10 लाख में से एक व्यक्ति को। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा में जनता स्वयं वोट देकर कैंडिडेट को नहीं भेजा था, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों ने वोट देकर चुनाव किया था। इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा का निर्माण हुआ था। आगे आइए, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? जल्दी बताओ भाई। संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने निर्मित किया जी? तो संविधान सभा ने किया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने किया था। जो संविधान सभा बनाई गई उसने किया। एक बार देख ले कौन कौन उत्तर दे रहे हैं, कौन कौन नहीं दे रहे हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जल्दी छोड़ना नहीं है। एक एक बच्चे से मैं बोल रहा हूं, लाइक बटन दबा देना है। लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। भाई अच्छा लग रहा है यार, डिस्कशन मजा आ रहा है, तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दो, उससे मुझे पता चलता है कि आप समझ रहे हैं बात को। आपसे कम्युनिकेट करने का बेस्ट मीडियम है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ आपसे पूछ रहा है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताओ कब संपन्न हुआ। ये तो हो ही गया। आप जानते हैं कि संविधान सभा बना था 1946 में। संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ था। याद रखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। नोट कर लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक नोट कर लीजिए गुरु, 9 दिसंबर 1946। नोट कर लीजिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। आपको बता दें कि जब पहली बैठक हुआ 1946 में 9 दिसंबर को, तब राजेंद्र प्रसाद वहां उपस्थित नहीं थे। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नोट कर लीजिए मेरे भाई, किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के जो नॉन परमानेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को ही जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अभी बताया, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया, किसने प्रस्तुत किया? तो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब स्वीकार किया संविधान सभा ने? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया पूछा जाए, तब आंसर होगा 22 जनवरी 1947। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946। एक भी बात भूलना नहीं है, एक भी चीज, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? दल बदल संविधान के किस अनुसूची में है? आपको बताया था संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ, दूसरी अनुसूची में वेतन, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का वेतन, और तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवी अनुसूची में एससी एसटी एरिया, छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, सातवीं अनुसूची में 3 सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, और 8वीं अनुसूची में भाषा, पहले 14 अब 22, और 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, और 10वीं अनुसूची में यही दल बदल, 10वीं अनुसूची में 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, 11वीं अनुसूची में दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, एंटी डिफेक्शन, और 11वीं शेड्यूल में क्या है? पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निगम। पंचायती राज में कुल कितने विषय? 29 विषय, और नगर निगम में कुल कितने विषय? 18 विषय। तो शुरुआत में जब संविधान बना तो कुल 8 अनुसूची थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते अब वर्तमान में 12। संविधान बना तो कितनी अनुसूची? 8, अब कितने हैं? 12। तो पूछ रहा दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन इनमें से किस अनुसूची में आता है? तो आंसर होगा 10वीं। 10 से दल बदल, 10 से 10वीं, 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, और 10वीं में 11वीं में पंचायती राज। पंचायती राज में कितने विषय? 29। नगर निगम में कितने विषय? 12। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में भी है और भाग 9 में भी है। क्वेश्चन लिख लीजिए, पंचायती राज संविधान के भाग 4 में भी है, भाग 9 में भी है। और दल बदल किसमें भैया? 10वीं में, 10वीं अनुसूची में दल बदल। और लिख लीजिए, दल बदल जो है, एंटी डिफेक्शन जो है, इसके लिए 2 संविधान संशोधन है। इसके लिए दो संविधान संशोधन है। 2 संविधान संशोधन कौन कौन? नोट कर लीजिए मेरे भाई जल्दी से। 52वां संविधान संशोधन, इसके लिए 52वां संविधान संशोधन, और दूसरा 1985। इसके लिए एक और संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन है और यह कब हुआ था? 2003 में। नोट कर लीजिए, दल बदल के लिए, एंटी डिफेक्शन के लिए 2 संविधान संशोधन, पहला 52वां और दूसरा 91वां, दोनों नोट कर लीजिए। और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। और लिख लीजिए एक बात और, दल बदल पर अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है। लिख लो भाई, दल बदल पर अंतिम निर्णय, दल बदल पर फैसला कौन लेगा? स्पीकर लेगा। और याद रखिए, लेकिन दल बदल पर अंतिम निर्णय तो है, पर उसे सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। दल बदल पर अंतिम निर्णय स्पीकर का होगा, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि भाई स्पीकर महोदय ने गलती से दल बदल का आरोप लगाकर निकाल दिया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी बताया हूं, दल बदल कानून से। वही सेम चीज है, क्वेश्चन बदला हुआ है, दल बदल कानून से। दल बदल कब माना जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाए तो दल बदल माना जाता है। दूसरा कंडीशन कि भैया यदि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ना ही चाहता है, कब दल बदल नहीं होगा? पार्टी छोड़ेंगे तब भी दल बदल नहीं होगा। जैसे हेलो सिंधे सुना होगा, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ ताड़ के बीजेपी से मिल गए तो कहा उनका सदस्यता चला गया, वो भी तो दल बदल किए थे। नियम है 91वां संविधान संशोधन जो था, उसमें कहा गया कि यदि आप 2/3 टोटल जितना सीट जीता हुआ है पार्टी, उसका 2/3 मेंबर को लेकर जाते हैं, तब दल बदल नहीं लगेगा। दल बदल लगेगा तब जब 2/3 से कम लोगों को लेकर जाएंगे या सिंगल जाएंगे, तब दल बदल कानून लगेगा। यदि टोटल पार्टी के 2/3 लोगों को तोड़ लेते हैं, तब दल बदल का कानून नहीं लगता है। ये नियम है। तो भैया एकनाथ शिंदे पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि शिवसेना के टोटल मेंबर का 2/3 से ज्यादा लोगों को लेकर वो चले गए बीजेपी के साथ सरकार बनाने। समझ में आ रहा है बात ना? तो कोई पार्टी छोड़ के 2/3 से कम लोगों को लेकर जाए तो दल बदल लगेगा। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव नहीं जीता, निर्दलीय चुनाव जीता है, तो उसमें अगर वो चाहे तो किसी भी सरकार को बनाने में अपना समर्थन दे सकता है, मंत्री भी बन सकता है, तब दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर निर्दलीय चुनाव जीत के और किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, जाके सीधे भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं जी, चुनाव जीते हैं निर्दलीय, पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, तब उसका दल बदल माना जाएगा। पार्टी में बाहर से सपोर्ट करके मंत्री बन रहे हैं तो नहीं दल बदल माना जाएगा। पार्टी का मेंबर बन जाइएगा तो दल बदल माना जाएगा। और तीसरा दल बदल का क्या है? यदि आप अपने पार्टी के खिलाफ संसद में वोट देते हैं या कुछ बोलते हैं, तब भी दल बदल माना जाता है। और दल बदल हुआ है कि नहीं, इस पर अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है, और स्पीकर के निर्णय को आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। रूल है। चलिए भैया, समझ में भी आ गया। एक एक बात को समझना है। आगे आइए, संविधान की 6ठी अनुसूची जिसमें से किसी राज्य में लागू नहीं होती, संविधान की 6ठी अनुसूची बताया हूं। संविधान की 6ठी अनुसूची में 5 राज्यों की बात की गई है। 6ठी अनुसूची में कितने राज्य? 6th शेड्यूल में कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन राज्य हैं? असम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, नोट कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नोट कर लो भैया, यही 5 राज्य है। इसके बारे में विशेष प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। मैंने बोला ना, पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ, दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वीं में SC/ST एरिया, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, और 6ठी में 5 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तो भैया 5 राज्य में कौन कौन है? असम तो है, उसके बाद त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, मणिपुर इसमें कहीं नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर 6ठी अनुसूची में नहीं है। बिल्कुल, इसको उतार लीजिए। इसका ट्रिक बता देता हूं, अत्रमेमी। इसका मैंने ट्रिक बनाया था, अत्रमेमी। अ से असम अरुणाचल प्रदेश, त्र से त्रिपुरा, मे से मेघालय, अमी से मिजोरम, अत्रमेमी। इसका मैंने ट्रिक बनाया था, अत्रमेमी। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? अभी बताया हूं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है भैया? बताया हूं। 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, अब 12वीं में नगर निगम, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। कितने विषय? जल्दी लिख के बताओ, कितने विषय पंचायती राज में? अभी बताया हूं, 29 विषय। पंचायती राज में कितने विषय? 29 विषय। और नगर निगम में कितने विषय? नगर निगम में कितने विषय? 18। सही उत्तर क्या होगा? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर निगम। तो नगर निगम में 18 विषय और पंचायती राज में 29 विषय। पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। और नगर निगम के लिए 74वां। लिख लीजिए, 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यह पंचायती राज के लिए, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यह भैया नगर निगम के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चलिए, बैच के बारे में है। पूरी टीम सारे उसी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। जल्दी बताओ, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? बताइए, राज्य क्षेत्र का ब्यौरा। भारत राज्यों का संघ है, ये पूछ रहा है किस अनुसूची में है? भारत राज्यों का संघ है, ये पूछ रहा है किस अनुसूची में उसका वर्णन है? भारत राज्यों का संघ है, राज्य के बारे में, भारत राज्यों के संघ, इसके बारे में पहली अनुसूची बोला हूं ना, पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरी अनुसूची में सैलरी, तीसरे में ओथ मतलब शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वीं में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, 6ठी में 5 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, 7वीं में सूची, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 8वीं में भाषा। जब संविधान बना था तो टोटल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा है। उसके बाद 9वीं में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, 10वीं में दल बदल, एंटी डिफेक्शन, 11वीं में पंचायती राज, 29 विषय, और 12वीं में नगर निगम, 18 विषय। ये सारी बातों को याद कर लीजिए, एक सवाल छूटने नहीं देंगे मेरे भाई। आगे आओ, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। 9वीं अनुसूची पूछ रहा है जो जोड़ा गया, जब संविधान बना तो टोटल कितनी अनुसूची थी? 8। तो उसके बाद जोड़ा गया 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार। उसके क्यों जोड़ा गया? इसके पीछे वजह था कि जितने भी भारत के संविधान में जो भी प्रोविजन थे, सबका हियरिंग कर सकता था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कहा गया कुछ ऐसा किया जाए, संविधान में कोई ऐसी अनुसूची जोड़ा जाए जिसमें अगर कोई कानून को डाल दें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसकी हियरिंग न कर पाए। इसीलिए 9वीं अनुसूची बनाया गया। तो पूछा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान के कौन से संशोधन से? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान के 42वें संशोधन से, या पहला संशोधन से, या 9वां संशोधन से, या 8वां? संविधान में टोटल अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं। हो चुके कितने? आया हुआ तो
128 तक है, आया हुआ संशोधन तो 128 तक है, लेकिन संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 105। तो बताइए 105 में से कौन सा संशोधन है जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? भैया इसका सही उत्तर होगा प्रथम संविधान संशोधन। संविधान का जब पहली बार संशोधन किया तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ा गया 1951 में। कब किया गया? 1951 में किया गया पहला संशोधन। और 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ा गया? लैंड रिफॉर्म तो था ही उसमें, लेकिन साथ में यह जोड़ा गया कि इस अनुसूची में आज भी 9वीं अनुसूची में कोई भी चीज डाल दिया जाता है, कोई कानून डाल दे मोदी जी, तो उसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इतनी आसानी से हियरिंग नहीं कर पाएगी। तो 9वीं अनुसूची एक तरह से डिफेंस हो गया सरकार का कि मैं कोई भी कानून बना के इसमें डाल दूं तो भैया सुप्रीम कोर्ट इसको हियरिंग नहीं करेगी। हालांकि 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप 9वीं अनुसूची में डाल के सोच रहे बच जाएंगे, फेरा में मत रहिए। हम अगर देश के विरोध में कोई कानून रहा तो उसे हम 9वीं अनुसूची में डालेंगे तब भी रद्द कर देंगे हम, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन उद्देश्य उस समय वही था, 1951 में आया था। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? यदि भारत संघ को एक नए राज्य, भारत के संघ में एक नया राज्य जोड़ना है, या फिर कोई राज्य है बड़ा राज्य उसको तोड़कर दूसरा राज्य बनाना है, इन राज्य को तोड़ना, जोड़ना, सीमा में परिवर्तन कुछ भी करना है, तो बताइए इनमें से कौन सी अनुसूची में चेंज करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। इसका उत्तर जिसने दिया हम समझेंगे कि आप परफेक्ट टीचर हो। चलो जल्दी बताओ भैया, जल्दी फटाफट सबका। उमा जी, मनोज, रिया, ज्योति, खुशबू में संशोधन करेंगे किसी भी राज्य के निर्माण के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त कौन सी अनुसूची? पहली, भारत राज्यों का संघ है, उसी अनुसूची में चेंज करेंगे। अनुच्छेद 2 और 3 किसी भी राज्य के गठन, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के सीमा में परिवर्तन, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल अगर पूछा जाए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अनुसूची पूछा जाए तो पहली। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगले प्रश्न में आइए। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, अभी तो बताया किया है कि अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इनमें से किस अनुसूची में है पूछ रहा है। तीसरी, पांचवी, सातवीं, 9वीं। और अब बता दें आपको, किसी जैसे मान लो पटना है, पटना में मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि बोरिंग रोड वाला इलाका को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करना है। कौन करेगा? किसी देश के किसी भी हिस्से को अनुसूचित जाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो पावर होता है प्रेसिडेंट को, पावर होता है भारत के राष्ट्रपति को। नोट कर लीजिएगा। कैसा लग रहा है सेशन? एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए आपको हमारा ये सेशन, पॉलिटी पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? एक बार जोरदार कमेंट कीजिए। लाइक बटन अगर अभी तक न दबाएं, कितना टाइम लगता है गुरु? व्हाइट को ब्लू करने में कितना टाइम लगता है? क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। सभी लोग उत्तर दीजिए। पांचवी बताया हूं, पांचवी अनुसूची में भारत के क्या भैया अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र की बात की गई है। अभी तो बताया, पहली में भारत राज्यों का संघ, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में सीटों का बंटवारा राज्यसभा में, पांचवी में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र कौन घोषित करेगा? भारत के राष्ट्रपति। छठी में 5 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, सातवीं में 3 सूची, संघ पावर, स्टेट का पावर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिस विषय पर कानून केवल केंद्र बनाता है उसे बोलते हैं, उस विषय को संघ सूची बोलते हैं। जिस विषय पर कानून निर्णय राज्य लेता है उसे बोलते हैं राज्य सूची। जिस विषय पर दोनों निर्णय ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों निर्णय लेते हैं, तो उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। चलिए भैया, कॉन्करेंट लिस्ट हम लोग समवर्ती सूची कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। नोट कर लीजिए। और केंद्र सूची और राज्य सूची यानी संघ सूची और राज्य सूची, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये लिए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से राज्य सूची और संघ सूची लिया गया है, यानी कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो भैया पांचवी में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है। आगे आ जाइए, क्या लिखे हैं? मैंने आपका बिहार शिक्षक भर्ती में जोड़ी, अनुसूची नहीं है। नई अनुसूची इनमें से कौन नहीं है? अभी बोला हूं, जब संविधान बना तो टोटल कितनी अनुसूची थी? 8। बाद में जोड़ा गया 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो पूरे इनमें से कौन नई अनुसूची नहीं है? तो क्या आंसर होगा? 8वीं। 8वीं तक तो पहले से ही था, बाकी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को बाद में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। और इस सेशन का आखिरी सवाल, कैसा लगा आपको सेशन? एक बार जाते जाते बताना है। जस्ट इसके 5 मिनट के बाद हम लेकर आएंगे करंट अफेयर का सेशन। जस्ट दल बदल नहीं, दल बदल के लिए है भैया। कौन सा है भैया? 10वीं अनुसूची। दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची। कैसा लगा आपको आज का सेशन? एक बार यहां से, हमको यहां से कमेंट नहीं चाहिए, झूठी कमेंट करना पसंद नहीं हूं। यहां से कमेंट करो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो करा दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना शेयर हो सके अधिक से अधिक लोग और जुड़ पाए। तो चलिए मिलते हैं जस्ट 5 मिनट।